कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। शिवांगी और अच्छांश एक दूसरे में खोए हुए अपनी मोहब्बत की बारिश में भीग रहे थे। दूसरी तरफ सताची जैसे ही स्कूल से आई, दरवाजे पर खड़ा वॉचमैन उसे अंदर नहीं आने दिया। वो गुस्से से चिल्लाने लगी, जिसे सुनकर सुरेंद्र जी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बाहर आए। सताची बोली, तुम लोग भूल गए इस घर की मालकिन मैं हूँ और तुम लोग मुझे ही इस घर से बाहर फेंक रहे हो। सुरेंद्र जी वॉचमैन को उसे अंदर आने देने का इशारा करते हैं। वॉचमैन दरवाज़ा खोल देता है। वो वॉचमैन को गालियाँ देती हुई अंदर आती है। सुरेंद्र जी, पहले जाकर सर्वेंट क्वार्टर में अपने माँ बाप से मिल लो। ये सुनते ही सताची बोली, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाप को सर्वेंट क्वार्टर में भेजने की। नीलम बोली, हमने नहीं भेजा है, इस घर के मालकिन ने भेजा है। जाओ, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। कहते हुए वो नंदिनी और आनंद को लेकर घर के अंदर आ जाती है। सताची पैर पटकते हुए सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ती है। अपने माँ बाप को देख वो जल्दी से उनके पास जाते हुए, आप लोगों की ये हालत किसने की और आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? देवेंद्र साक्षी सताची को सारी बात बताते हैं। ये सुनते ही सताची के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। साक्षी बोली, अब हमारी हैसियत इस घर में नौकर से भी गई गुजरी है। सताची गुस्से से, बिल्कुल नहीं, आखिर देखूं तो कौन है वो लड़की जिसकी इतनी हिम्मत हो गई। देवेंद्र शिवांगी का रौद्र रूप याद करते हुए, नहीं बेटा, वो बहुत पावरफुल है, उससे मत उलझना, नहीं तो तुम्हें बर्बाद कर देगी। सताची बोली, तो आबाद होने के लिए बचा ही क्या है? आप भी इस घर के बेटे हैं, लेकिन आपके लिए एक ज़मीन का टुकड़ा भी नहीं है। देवेंद्र बोले, ज़मीन तो बहुत सारी है, लेकिन वो सारे पेपर अब अच्छांश के कब्जे में हैं और कोर्ट में केस करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारे पास इस वक्त बिल्कुल नहीं है। सताची बोली, क्यों, आपका अकाउंट खाली हो गया क्या? साक्षी बोली, हो ही गया होगा, उस अच्छांश की बीबी ने सारे कार्ड मोबाइल सब छीन लिए हैं और पिन नंबर भी पता कर लिया है। अभी भलाई इसी में है कि हम चुपचाप यहाँ सर्वेंट क्वार्टर में रहें और उसे घर के काम करें, नहीं तो खाने के लिए भी नहीं मिलेगा। सताची को तो ये सब सुनकर ही चक्कर आ रहे थे। वो अपने फ़ोन निकालते हुए वर्डित को फ़ोन करती है। वर्डित, सारी बातें सुन, तुम लोगों ने जो किया है ये उसी का फल है। जब उस समय मेरी बात नहीं मानी तो अब मुझे फ़ोन क्यों कर रही हो? सताची बोली, आप जिस हॉस्टल में रह रहे हो और कॉलेज में पढ़ रहे हो वो सब इसी पैसे से आता है। वर्डित बोला, तुम लोगों को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। अच्छांश भाई ने 16 साल में ही अपनी और माँ की जिम्मेदारी उठा ली थी, फिर मैं तो 20 साल का हूँ। कहते हुए कॉल रख देता है। सताची मन ही मन सोचने लगती है कि वो अब आगे क्या करेगी। वो ये नौकर वाली ज़िंदगी बिल्कुल नहीं जी सकती थी। अब तो उसे अपने द्वारा किए गए व्यवहार की भी याद आ रही थी, जो उसने नंदिनी नीलम के साथ की थी। उसे लग रहा था कि वे लोग भी अब उससे बदला लेंगे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सब ने उस तरफ देखा। नीलम कुछ सर्वेंट के साथ हाथों में खाने की टिफ़िन ली हुई थी। वो सब एक तरफ रखते हुए, आप लोग खाना खा लीजिएगा। सताची गुस्से से, आपको क्या लगता है आप लोग हमें नीचा दिखाएंगी? नीलम बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल जाती है। देवेंद्र बोले, सताची, इस वक्त अपने गुस्से को काबू में रखो। कहते हुए वो साक्षी को टिफ़िन खोलने को कहते हैं। खाना देख तीनों की जीभ लपलपाने लगती है। सताची भी अपना गुस्सा छोड़ जल्दी से खाने बैठ जाती है। खाना खाने के बाद तीनों वहीं पर रखे चादर को बिछाकर नीचे ज़मीन पर सो जाते हैं। साक्षी बोली, हम लोगों ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। देवेंद्र बोले, शायद तुम सही कह रही हो। लेकिन सताची इन सब से अलग अब अपने नए प्लान में लगी हुई थी। वो एक बार शिवांगी से मिलने की सोच रही थी। तभी उसे संध्या की याद आई। वो अपने मम्मी पापा से इस बारे में पूछती है, लेकिन उन दोनों को भी इस बारे में कोई खबर नहीं थी। सताची बोली, हमें किसी तरह पहले संध्या के बारे में पता लगाना होगा। सिसोदिया परिवार की बेटी है, वे लोग बिना कुछ किए चुप थोड़े बैठेंगे। देवेंद्र और साक्षी भी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं।
हवेली में सुरेंद्र बोले, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम लोग दौलत के लालच में इतने अंधे हो गए कि सही गलत ही भूल गए। आनंद बोला, पापा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सुरेंद्र बोले, बेटा अब मैं चाहता हूँ कि हम लोग भी सारी चीज़ क्लियर कर लें। देवेंद्र ने जो भी किया, शुरुआत में तो हम लोग भी उतने ही दोषी हैं। जब भैया की डेथ हुई तो हम दोनों ने ही अच्छांश और भाभी को बहुत तकलीफ पहुंचाई। नीलम बोली, आप सही कह रहे हैं जी, हम लोग अस्मिता दीदी से मिलकर बात करते हैं। हम लोगों का जो भी हिस्सा मिलेगा उसी में खुशी खुशी रहेंगे। आनंद और नंदिनी खुश होते हुए, देर से ही सही, आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा है। राघवेंद्र सिंह अपने कमरे में बैठे हुए अपने कर्मों को याद करते हुए एक बार अस्मिता जी से मिलने की सोचते हैं, लेकिन आज अच्छांश जिस तरह से गुस्सा हुआ था उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। इसी खींचातानी में आज की रात कटती है। अगली सुबह शिवांगी गहरी नींद में सोई हुई थी। अच्छांश की नींद 7 बजे खुले। अपनी बाहों में शिवांगी को देख उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। बगल में शिवाच्छ भी सोया हुआ था। अच्छांश शिवांगी के चेहरे पर बिखरे हुए बालों को एक तरफ हटाते हुए धीरे से उसके होठों को चूम लेता है। शिवांगी कसमसाते हुए बोली, सोने दीजिए ना अच्छांश। अच्छांश धीरे से शिवांगी के माथे को चूम लेता है। धीरे से उठकर बाथरूम चला जाता है। गीजर ऑन करने के बाद बालकनी में आकर योगा और हल्का फुल्का एक्सरसाइज करता है। जब कमरे में आता है तब तक शिवाच्छ भी उठ जाता है। अच्छांश उसे गोद में लेकर वॉशरूम में चला जाता है। उसको सुसु करा ब्रश कराते हुए फ्रेश कराता है। दोनों बाप बेटे एक साथ नहाते हैं। दोनों बाहर आते हैं। अभी तक शिवांगी सो ही रही थी। अच्छांश अलमारी में से कपड़े निकाल शिवाच्छ को पहनाकर अपने कपड़े पहन उसे लेकर नीचे हॉल में आता है। अस्मिता जी बोली, आज बहुत लेट हो गया, तबीयत ठीक है ना? अच्छांश बोला, हाँ सब ठीक है, बहुत दिनों बाद ठीक से सो रही है इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। अस्मिता जी बोली, अच्छा किया, बहुत दिनों से सारी टेंशन और भाग दौड़ कर रही है। मैंने पंडित जी को फ़ोन किया है, उनके आते ही हम कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेते हैं। शादी के बाद कुछ दिन तुम दोनों सारी टेंशन छोड़कर कहीं घूमने चले जाओ, शिवांगी को भी आराम मिल जाएगा। उद्भव सिंह बोले, आपने अपने दोस्तों को बता दिया है? अच्छांश बोला, हाँ वे लोग भी आ ही रहे होंगे। अस्मिता जी बोली, चलो मैं नाश्ता लगाती हूँ, नाश्ता करके तुम दवा ले लो। अच्छांश बोला, आप लोगों ने नाश्ता किया? अस्मिता जी बोली, हाँ हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले फ्रूट और अंकुरित अनाज खाए हैं। अच्छांश बोला, मैंने एक मेड और एक सर्वेंट के लिए अपने आदमियों को कहा है, हो सकता है शाम से काम पर आ जाएं। अब आप भी आराम करेंगी। अस्मिता जी मुस्कुराते हुए, मैं तो आराम ही कर रही हूँ, अब तो कोई चिंता नहीं है। भगवान ने बहुत मुश्किल से हमारे घर खुशियाँ भेजी हैं, अब किसी की नज़र ना लगे। अच्छांश बोला, नहीं लगेगी, बस आप लोग खुश रहें। मैं अब किसी को भी हमारे परिवार की तरफ आंख उठाने का मौका भी नहीं दूंगा। अस्मिता जी उसके लिए नाश्ता और शिवाच्छ के लिए दूध लेकर आती हैं। शिवाच्छ दूध देखते ही मुंह बनाने लगता है। अस्मिता जी किसी तरह मनाकर उसे दूध पिलाती हैं। उसके बाद अच्छांश एक चॉकलेट देता है। नाश्ता करने के बाद अच्छांश कमरे में आता है। शिवांगी को सोया देख दरवाज़ा लॉक करते हुए उसके पास आकर बैठता है। अच्छांश शिवांगी के कानों के पास झुकते हुए, बीबी उठना नहीं है क्या? शिवांगी अच्छांश की आवाज़ और सांसों की गर्माहट महसूस करते हुए अपनी आंखें खोलती है। अच्छांश अपने हाथ शिवांगी के तकिए के आसपास रखे हुए उस पर झुका हुआ था। उसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। शिवांगी अपनी नींद भरी आंखों से अच्छांश को देख अपनी दोनों बाहें उसके कंधे से फिसलाते हुए गर्दन में डाल देती है। अच्छांश उसके चेहरे के बेहद करीब शिवांगी की नसीली आंखों में डूबा जा रहा था। शिवांगी बेहद ही मधोसी भरी आवाज़ में, गुड मॉर्निंग। अच्छांश उसके होठों को चूमते हुए, केवल गुड मॉर्निंग, और किस कौन करेगा? शिवांगी ने उसके होठों पर एक लाइट किस किया और शिवांगी के हाथ भी धीरे धीरे पूरी तरह से उसकी गर्दन में लिपट गए थे। शिवांगी को बहुत थकान हो रही थी। अच्छांश उसके सर पर चूमते हुए धीरे से उसे गोद में उठा लेता है। शिवांगी बोली, ये क्या कर रहे हैं? अच्छांश उसे चादर सहित गोद में लिए बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। बाथ टब में उसे रख कर गुनगुने पानी से बाथ टब भरने लगता है।
शिवांगी उसके सीने से लिपटते हुए आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर में दोनों बाथरूम से बाहर आते हैं। अच्छांश शिवांगी को उसके कपड़े देकर अपने कपड़े चेंज करता है। शिवांगी भी अपने कपड़े पहन बालों को सुखाती है। अच्छांश अपनी दवा लेकर शिवांगी के साथ बाहर आता है। नीचे पंडित जी भी आ गए थे। कुछ देर में पांचों दोस्त और उनकी पत्नी भी आ गईं। अस्मिता जी दोनों का बर्थ अपडेट बताकर उनके हिसाब से कोई मुहूर्त निकालने को कहती हैं, क्योंकि अच्छांश की कुंडली तो थी लेकिन शिवांगी की कुंडली नहीं थी। अनिका बोली, आंटी शादी या तो 1 हफ्ते के आसपास नहीं तो 4-5 महीने बाद का रखिए, ताकि मैं भी थोड़ी शादी इंजॉय कर सकूं, क्योंकि अब धीरे धीरे मैं ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाती। अस्मिता जी बोली, बिल्कुल, इसलिए तो मैं पंडित जी को जल्दी ही दिन निकालने को कहा है। बाकी लड़कियां भी खुश होते हुए, ये आपने ठीक किया, पंडित जी जल्दी से दिन बताइए। पंडित जी एक 5 दिन के बाद की डेट निकालते हैं। सभी इसी डेट को फाइनल कर देते हैं। अस्मिता जी शादी कराने की जिम्मेदारी पंडित जी को देकर अच्छे से दान दक्षिणा देकर विदा करती हैं। पंडित जी भी खुशी खुशी चले जाते हैं। अब बाकी दोस्त अच्छ को और लड़कियां शिवांगी को छेड़ने लगती हैं। अस्मिता जी बोली, चलो टाइम कम है, सब कोई काम पर लग जाओ। अनिकेत, कुणाल, तुम लोग आज ही अपने मम्मी पापा को लेकर यहाँ आ जाओ, मैं अकेले सब कैसे कर पाऊँगी। कुणाल बोला, आप चिंता मत कीजिए आंटी, सब हो जाएगा, और मम्मी पापा भी तो इसी इंतज़ार में बैठे हैं। शिवांगी किचन में सबके लिए खाना बनाने आती है। अच्छांश उसके पीछे आते हुए, शाम को मेड आ जाएगी, अभी मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ। शिवांगी बोली, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बना दूँगी। अच्छांश उसका हाथ पकड़कर बाहर लाते हुए, बिल्कुल नहीं, चलिए चलकर आराम कीजिए। वो शिवांगी को लाकर सोफे पर बैठा देता है, फिर फ़ोन निकालकर खाना ऑर्डर कर देता है। शिवांगी अच्छांश को आंखों में प्यार भरे देख रही थी। अच्छांश अपने दोस्तों से बिजनेस के बारे में बातें करने लगा था। शिवांगी की नज़र खुद पर महसूस कर उसकी तरफ देखता है तो शिवांगी उसे ही देख रही थी। वो अपनी भौहें उचकाते हुए आंखों से ही पूछता है कि क्या हुआ। शिवांगी मुस्कुराते हुए नामे सर हिला देती है। बाकी लड़कियां शादी की तैयारी में लग गई थीं। अस्मिता जी लिस्ट बता रही थी। शिवांगी भी उनके साथ सारी चीज़ें चेक करने लगी। अस्मिता जी ने कल गौरी पूजन करने का सोचा ताकि शिवांगी की ज़िंदगी में अब केवल खुशियाँ ही खुशियाँ हों। शिवांगी की आंखें भर आई थी। अस्मिता जी उसके सर पर हाथ रखते हुए, क्या हुआ, मेरी कोई बात बुरी लगी क्या। शिवांगी नामे सिर हिलाते हुए उनके गले लग जाती है। माँ के साया से हरदम महरूम रही, आज उसे माँ की शीतलता का एहसास हो रहा था। शिवांगी बोली, आप सच में बहुत अच्छी हैं। अस्मिता जी बोली, आप भी बहुत अच्छी हैं और हम खुद किस्मत हैं कि आप हमारे अच्छ की ज़िंदगी में आई और सबसे बड़ी खुशी अपने साथ लेकर आई। कहते हुए शिवाच को गोद में उठा लेती है। शिवाच भी सबके साथ मस्ती कर रहा था। अनिका बोली, शिवांगी थोड़ा आंसू विदाई के लिए बचा कर रख ले, वैसे भी तुझे विदा होकर इसी घर में रहना है, इसलिए रोने की कोई बात नहीं है। शिवांगी भी मुस्कुरा देती है। अस्मिता जी बोली, कल गौरी पूजन करने के बाद हम कपड़े और ज्वेलरी की शॉपिंग कर लेंगे। परसों शाम को हल्दी की रस्म हो जाएगी और उसके अगले दिन संगीत और उसी दिन सगाई कर लेंगे। आज कल गौरी पूजन के बाद शिवांगी घर से बाहर नहीं जाएगी, इसलिए अगर किसी डिज़ाइनर को घर पर बुला सको तो अच्छा होगा। अच्छांश बोला, हो जाएगा माँ। उद्भव सिंह बोले, शिवांगी मैं ऑफिस में फ़ोन करके सबको इनविटेशन दे देता हूँ, बाकी कुछ बिजनेस रिलेटिव भी होंगे। शिवांगी बोली, ओके डैड, गरिमा और विवान को 1-2 दिन में यहाँ आने के लिए कह दीजिएगा, अगले हफ्ते हमें दिल्ली जाना है। उद्भव सिंह बोले, ठीक है मैं बोल दूंगा, लेकिन तू अभी अपनी शादी पर ध्यान दे, प्रोजेक्ट का क्या है ये नहीं तो फिर दूसरा सही। शिवांगी बोली, नहीं डैड, हमें ये प्रोजेक्ट चाहिए तो चाहिए। उद्भव सिंह थोड़े गुस्से से, आखिर इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या है जो इतनी जिद कर रही है। शिवांगी मुस्कुराते हुए, ये तो सरप्राइज़ है डैड, आपको उसी दिन पता चलेगा। तभी दरवाजे पर बेल बजती है। कोमल जाकर दरवाज़ा खोलती है, जहाँ पर डिलीवरी बॉय था। कोमल पार्सल लेकर अंदर आ जाती है। सभी लड़कियाँ मिलकर टेबल पर खाना लगा देती हैं। अच्छांश ने लगभग सभी की पसंद का खाना ऑर्डर किया था।
शिवांगी को छोड़कर बाकी चारों लड़कियां चाट पनीर चिल्ली देखकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। कुणाल, अनिका पहले रोटी सब्जी खाओ, दाल पियो उसके बाद खाना। अनिका बोली, नहीं मैं पहले पनीर चिल्ली खाऊंगी। अस्मिता जी बोली, खाने दे बेटा, कुछ नहीं होगा। सभी खाना खाने के बाद आइसक्रीम भी खाते हैं। शिवाच्छ तो अपना आइसक्रीम जल्दी जल्दी खत्म कर रहा था ताकि बाकी सबका आइसक्रीम भी खा सके। अच्छांश, अनिकेत, कुणाल भी आइसक्रीम पर टूट पड़े थे। शिवांगी अच्छांश को रोकते हुए, एक ही दिन में इतनी आइसक्रीम खाएंगे? अच्छांश मुंह फुलाते हुए, कितने दिनों बाद तो खा रहा हूँ बीबी। अस्मिता जी हंसते हुए बोली, जरा इधर भी नज़र डाल लो। कहते हुए उन्होंने एक तरफ इशारा किया जहाँ शिवाच्छ पूरा डब्बा लेकर ही बैठ गया था। शिवांगी हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करते हुए, डैड ये इतनी आइसक्रीम कब से खाने लगा? उद्भव सिंह वहाँ से जाते हुए, मुझे नहीं पता। शिवांगी उन्हें जाते हुए देखती रह जाती है। अस्मिता जी बोली, इसमें भाई साहब की क्या गलती? यहाँ अपने पति को भी देख लो, समझ आ जाएगा। शिवांगी बोली, माँ अगर इन दोनों को सर्दी जुकाम हुआ तो आज से घर में आइसक्रीम आना बंद हो जाएगी। कहते हुए चुपचाप सोफे पर बैठ जाती है। अच्छांश जल्दी से आइसक्रीम छोड़ते हुए, लो मैं नहीं खा रहा, देख लीजिए मैंने छोड़ दिया है। शिवांगी एक नज़र अच्छांश को देख शिवाच्छ को देखती है जो अभी भी मस्ती से अपने खाने में लगा हुआ था। अच्छांश जल्दी से शिवाच्छ को अपनी गोद में उठाते हुए, बेटा डब्बा खत्म हो गया। शिवाच्छ बोला, लेकिन मुझे और आइसक्रीम खानी है। अच्छांश बोला, चुप हो जा मेरे बाप, नहीं तो आज से आइसक्रीम बंद हो जाएगी। शिवाच्छ जोर से चिल्लाते हुए, नहीं। सभी दोनों बाप बेटे की नौटंकी देखकर हंस रहे थे और शिवांगी दोनों को घूर रही थी। अस्मिता जी बोली, चलो पहले तो सबको जिसको इनविटेशन देना है उसकी लिस्ट बना दो। अच्छांश बोला, माँ उन्हीं लोगों को बुलाइएगा जो सच में हमारी खुशी में शामिल होना चाहते हैं, बाकी किसी और को मैं यहाँ देखना नहीं चाहता। अस्मिता जी अच्छांश की बात समझ जाती हैं, वो सर हिलाते हुए, चिंता मत कर, मैं खुद उन लोगों का साया इस घर पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। सभी अपने काम में लग जाते हैं। अनिकेत और कुणाल अपने पेरेंट्स को फ़ोन करके सारी बातें बता देते हैं। अनिकेत, कुणाल अपने पेरेंट्स के इकलौते बेटे थे। दोनों से बड़ी एक एक बहन थी जिनकी शादी हो गई थी और वो अपने ससुराल में रहती थी। अस्मिता जी खुद उनसे बात करके आने को कहती हैं। वे लोग भी अपनी सारी पैकिंग कर रात तक वहीं आ जाते हैं। अस्मिता जी अपने मायके फ़ोन करके भी सब बता देती हैं। उनके माता पिता का डेथ हो गया था। 2 भाई थे जो अब अपनी पत्नी और बच्चों में व्यस्त थे। जिस समय अच्छांश और अस्मिता जी ने घर छोड़ा था, दोनों भाई चाहते तो थे कि अस्मिता जी उनके यहाँ आ जाएं, लेकिन उनकी पत्नी और बहुएं थोड़ी अलग मिजाज की थी, जिसे अस्मिता जी अच्छे से जानती थी, इसलिए वो कभी वहाँ नहीं गए। लेकिन आज जब सब ठीक हो गया था तो वो लोग खुशी खुशी आने के लिए तैयार हो गए थे। अच्छांश ने सभी दोस्तों के साथ मिलकर सबके रहने के लिए सारे कमरे अरेंज किए। अनिकेत और कुणाल के मम्मी पापा शिवांगी से मिलकर बहुत खुश हुए। सभी के घर आ जाने से पूरा घर भरा हुआ लग रहा था। सभी खुशी खुशी शादी की तैयारी में लग गए थे। रात को अच्छांश शिवांगी के साथ कमरे में एक दूसरे की आगोश में सोए हुए थे। शिवांगी बोली, एक बात कहूँ? अच्छांश बोला, जितनी मर्जी हो उतनी कहिए। शिवांगी बोली, मैं कल गौरी पूजन से पहले एक बार अपने गांव जाना चाहती हूँ। अच्छांश बोला, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप उन लोगों से मिले, मैंने आपके पापा को अपनी कंपनी से निकाल दिया है। शिवांगी बोली, मैं बस एक बार उनसे पूछना चाहती हूँ कि अपनी ही बेटी को कैरेक्टरलेस साबित करते हुए उनकी आत्मा ने धिक्कारा नहीं? अच्छांश बोला, जब उनकी आत्मा होती तो क्या वैसे कर पाते? नहीं ना जान, मैं मानता हूँ कि वे आपकी फैमिली हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उन लोगों का साया भी अब हमारे जीवन पर पड़े। अगर मैं चाहूँ तो एक बार में ही उन्हें ख़त्म कर दूँ, लेकिन मैं उन सभी को हर एक पल तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। उन सिसोदिया और मल्होत्रा का पूरा बिजनेस मैंने ख़त्म कर दिया है। रंजीत गुप्ता को मैंने उसी समय अपनी कंपनी से निकाल दिया था जब मैं देहरादून में था। उनके दोनों बच्चे इस वक्त जयपुर में ही ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में हैं और छोटा वाला इस साल 12वीं में आया है। मन तो कर रहा है कि तीनों का उनके स्कूल से लात मारकर निकलवा दूं।
शिवांगी बोली, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब नौकरी ही नहीं रही तो अब पैसे कहाँ से आएंगे। फीस भरने की हालत में उन्हें खुद ही अब ये स्कूल छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब उनकी मर्जी, वो जो भी करें। अच्छांश बोला, आप नाराज़ तो नहीं है ना, मैंने बिना पूछे आपकी फैमिली के साथ। शिवांगी उसके गालों पर अपनी हथेली रखते हुए, वे लोग इसी काबिल हैं, अगर आप नहीं करते तो मैं इससे भी बदतर करती। आप छोड़िए इस बात को, मुझे भी अब उन लोगों से नहीं मिलना। आप सही कह रहे हैं, अब हमें हमारी खुशियों के बारे में सोचना है। अच्छांश मुस्कुराते हुए, अच्छा ये बताइए हनीमून पर कहाँ चलेंगी। शिवांगी बोली, जहाँ आप ले जाएं, आपका साथ हर जगह को खास बना देता है। अच्छांश उसके माथे को चूमते हुए, चलिए अब सो जाइए, कल से बहुत सारा काम बढ़ जाएगा। इधर राघवेंद्र सिंह आज दिन भर अच्छांश के बंगलों के बाहर मंडराते रहे, लेकिन लोगों की आवाजाही से उन्हें अस्मिता जी से अकेले मिलने का मौका नहीं मिला। इधर सताक्षी भी सिसोदिया परिवार का पता लगाते हुए उनके घर तक पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं था। बगल अगल से पता चला कि उनका घर नीलाम हो गया है। वो लोग कहाँ गए हैं किसी को पता नहीं। सताक्षी का तो दिमाग ही घूम गया था। दिन भर भटकने के बाद भी उसे कुछ पता नहीं चला। अंत में हार कर वो सर्वेंट क्वार्टर में आ गई। देवेंद्र और साक्षी सुबह से हवेली में काम कर रहे थे, ऑफिस से भी उन्हें निकाल दिया गया था। हवेली के काम से जब फुर्सत मिली तो उन्होंने इधर उधर नौकरी की तलाशने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिली। उनके लिए राहत की बात यह थी कि नीलम और सुरेंद्र ने हवेली में दोनों से कोई बदतमीजी नहीं की। सताक्षी बोली, पापा आखिर ये लड़की है कौन। देवेंद्र बोले, मुझे भी कुछ मालूम नहीं चल रहा। जब तक पैसा पावर ना हो हम एक आम इंसान के बारे में भी सही से नहीं जान पाएंगे। फिर वो तो अच्छांश की बीबी है। सताक्षी बोली, लेकिन आखिर हम लोग कब तक ये नौकरों वाली ज़िंदगी जिएंगे, कुछ तो करना ही होगा। साक्षी बोली, क्या करेगी, चोरी करेगी, डाका डालेगी। सताक्षी मुस्कुराते हुए, ये तो आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है, आखिर हमारे पैसे गहने सभी इस हवेली में ही तो हैं। देवेंद्र और साक्षी की आंखें चमकने लगी, शायद उन्हें सताक्षी की बताई बातें पसंद आ गई थी। सताक्षी बोली, हम लोग इस हवेली का कोना कोना जानते हैं, आज रात हम लोग यहाँ से सारी चीज़ें लेकर गायब हो जाएंगे। वे दोनों भी सताक्षी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। रात के 2 बजे तीनों चुपके से हवेली के अंदर घुस जाते हैं, फिर अपने अपने कमरे में जाकर सारी ज़रूरी चीज़ें, कपड़े, गहने, पैसे सभी बैग में भर कर आराम से बाहर निकल आते हैं। तीनों गेट की तरफ देखते हैं, जहां वॉचमैन बैठे बैठे झपकी ले रहे थे। देवेंद्र एक डंडा उठाकर उसके पीछे से वार कर देता है। वॉचमैन बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तीनों चाबी निकाल कर गेट खोल आराम से बाहर आ जाते हैं। तीनों के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। साक्षी बोली, लेकिन इतनी रात को हम लोग कहाँ जाएंगे। सताक्षी बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैंने अपने दोस्त से बात की है, वो अपना फ्लैट लेकर यहाँ पर अकेले रहता है। आज रात हम वहीं रहेंगे, उसके बाद 1-2 दिन के लिए कोई होटल देख लेंगे। तब तक इन 1-2 दिन में अपनों के लिए कोई अच्छा सा घर देख लेंगे। पापा, आपने अपनी सारी प्रॉपर्टी के पेपर ले लिया है ना। देवेंद्र बोले, हाँ, अब हमारे पास फिर से सब कुछ है। उस अच्छांश ने बेवकूफ़ी कर दी, सारे पेपर यहीं हवेली में ही छोड़ दिए। कहते हुए वो हंसने लगता है, बाकी दोनों के चेहरे पर भी हंसी आ जाती है। तीनों वहाँ से निकल कर सताक्षी के दोस्त के फ्लैट पर आते हैं। सताक्षी का दोस्त 17-18 साल का उसी के क्लास का पढ़ने वाला एक लड़का था, जो जयपुर के पास के किसी गांव के नामी खानदान का बेटा था। इकलौता बेटा और धनी परिवार के होने की वजह से अय्याश था। वो अक्सर सताक्षी के साथ घूमता फिरता और इस फ्लैट पर उसके साथ सोता भी था। 2 रूम का फ्लैट था। सताक्षी अपने माँ बाप के साथ एक कमरे में आ गई। थोड़ी देर में ही साक्षी और देवेंद्र गहरी नींद में सो गए। रात भर प्लानिंग और उसे पूरा करने में दोनों बहुत थक गए थे। उनके सोते ही सताक्षी उठकर उस लड़के के कमरे में आ गई। वो लड़का भी उसी के इंतज़ार में बैठा हुआ था। सताक्षी उसके पास आते हुए, तुम जानते हो कि यहाँ पर मेरे माँ बाप भी साथ में हैं, फिर आने के लिए मैसेज क्यों कर रहे हो, और मम्मी पापा के सामने वो फ्लाइंग किस क्यों दे रहे थे। वो लड़का सताक्षी को अपने करीब खींच बेड पर गिराते हुए,
रात से जब तुमने बताया कि तुम मेरे फ्लैट पर आ रही हो तब से मैं इंतज़ार कर रहा था। अब तुम्हें देखकर मेरा दिल कंट्रोल में नहीं रहता, तो मैं क्या करूं? कहते हुए उसे चूमने लगता है। सताची भी थोड़ी देर में ही उसका साथ देने लगती है। एक दूसरे में खोए हुए उन्हें समय का एहसास भी नहीं होता। लगभग 1 घंटे बाद सताची अपने कमरे में आती है। इस वक्त सुबह के 5:30 बज गए थे। वो आराम से अब गहरी नींद में सो जाती है। 8 बजे देवेंद्र साक्षी उठते हैं। फ्रेश होने के बाद अपने सारे प्रॉपर्टी के पेपर निकाल कर देखते हैं जो उनके हिस्से के थे। हवेली अभिमान सिंह सूर्यवंशी को उनके दादा दादी ने उसके नाम से कर दी थी, लेकिन बाकी की कुछ और प्रॉपर्टी जो खानदानी थे उनके 3 हिस्से तीनों भाइयों के नाम से थे। साक्षी भी थोड़ी देर में उठकर आ गई। तीनों मिलकर आगे क्या करना है इस बारे में सोचने लगे। वो लड़का फिर से सताची को देख देख कर मुस्कुरा रहा था और ये बात अब साक्षी नोटिस कर रही थी। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो देवेंद्र से बोली, पहले हम लोग किसी होटल में चलते हैं, वहाँ पर जाकर सोचेंगे कि क्या करना है। वो लड़का जल्दी से, अरे नहीं आंटी, मेरे होते हुए आप लोग होटल में जाएंगे, ये अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग अपना घर ही समझे और जब तक रहना चाहे रह सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं आपकी आगे मदद कर सकता हूँ। देवेंद्र को उस लड़के की बात सही लगी और उसने साक्षी की बात नहीं मानी। साक्षी मन महसूस कर रह गई। देवेंद्र जी ने एक ब्रोकर को फ़ोन करके अपनी एक ज़मीन बेचने की बात कही जिससे वो अपना घर ले सकें, क्योंकि उनके पास जो पैसे और गहने थे उतने से घर नहीं लिया जा सकता था। बाकी ज़रूरतों के लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली थी। सताची उस लड़के से, राकेश, मुझे कुछ लोगों के बारे में पता करवाना है, क्या तुम किसी ऐसे आदमी को जानते हो? राकेश बोला, बिल्कुल, मेरी जानकारी में एक ऐसा आदमी है जो डिटेक्टिव का काम करता है। सताची खुश होते हुए उससे बात करने को कहती है। साक्षी उसे रोकते हुए, अब तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत है? सताची बोली, क्योंकि मुझे उस संध्या के परिवार और इस शिवांगी के बारे में जानना है। आखिर कब तक हम इन कुछ पैसे और ज़मीन के टुकड़ों से अपनी ज़िंदगी जिएंगे? देवेंद्र मुस्कुराते हुए, बिल्कुल, मेरी बेटी बहुत इंटेलिजेंट है। साक्षी फिर से चुप रह जाती है। सताची उस लड़के की मदद से उसे डिटेक्टिव से बात करके शिवांगी और संध्या के बारे में बताते हुए पता लगाने को कहती है। डिटेक्टिव कल तक का समय मांगता है। देवेंद्र बोला, मैं तब तक कोई काम तलाश करने की कोशिश करता हूँ। लंच करने के बाद देवेंद्र काम की तलाश में चला जाता है। वो लड़का भी स्कूल चला गया था। सताची आज स्कूल नहीं जाती। वो आराम करते हुए प्लान बना रही थी कि कैसे अच्छांश और शिवांगी को फंसाया जाए और फिर से सब कुछ हासिल किया जाए। साक्षी सताची के पास बैठते हुए, सताची, मुझे ये लड़का ठीक नहीं लग रहा है, तुम मुझसे दूर ही रहो। सताची थोड़ा गुस्से से, क्या खराबी है लड़के में? हमारी मदद कर रहा है बिना किसी लालच के, फिर भी आपको चैन नहीं है। इस वक्त जाकर आराम कीजिए, मुझे आपके किसी भी बकवास में इंटरेस्ट नहीं है। साक्षी सताची के इस तरह बात करने पर थोड़ी हैरान रह जाती है, इसलिए वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। सताची बड़बड़ाते हुए फिर से अपनी प्लानिंग में लग जाती है। इधर अच्छांश के बंगलों पर सुबह से ही सभी काम में बिजी थे। अस्मिता जी आज शिवांगी को कोई काम नहीं करने दे रही थी। सारी लड़कियां ले जाकर उसे तैयार करती हैं। सुबह 8 बजे पंडित जी ने गौरी पूजन के लिए कहा था। अस्मिता जी कुणाल और अनिकेत के माँ के साथ सारी तैयारी में लग गई थी। पंडित जी भी आ गए थे। बाकी जेंट्स सबके खाने पीने की व्यवस्था देख रहे थे। अच्छांश भी अपने कुछ बिजनेस क्लाइंट को इनवाइट करने में लगा हुआ था। उसने रिवांश मेहरा को भी कॉल करके पूरी फैमिली सहित आने को कहा था। अभी वो सबसे बात कर ही रहा था तभी हवेली से सुरेंद्र जी का कॉल आने लगा। उसका मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने कॉल रिसीव कर लिया। सुरेंद्र जी ने उधर से कुछ कहा। अच्छांश उन्हें कुछ बातें समझाकर कॉल रख दिया, फिर अपने बॉडीगार्ड को फ़ोन करके बंगलों की सिक्योरिटी बढ़ा दी। उद्भव सिंह भी अपने ऑफिस और कुछ जान पहचान वाले को कॉल करके बता रहे थे। अस्मिता जी बोले, अच्छा जाकर तू भी तैयार होकर आ जा बेटा, पूजा का टाइम होने वाला है। अच्छा अपने कमरे में आता है। अच्छ के कमरे में शिवांगी तैयार होने के बाद शिवाच्छ को भी तैयार करती है। वो फिर से बाहर जाकर खेलने लगता है। सारी लड़कियां भी तैयार हो चुकी थी।
अच्छ जैसे ही कमरे में आता है सभी लड़कियां हंसते हुए बाहर निकल जाती हैं। अच्छांश शिवांगी को देख उसके पास आते हुए, आज मुझे लग रहा है मैं अपने पहले वाली शिवांगी को देख रहा हूँ। शिवांगी मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झुका लेती है। अच्छांश बोला, मुझे तो याद भी नहीं है कि कॉलेज में कभी भी आपको बिना ईयरिंग के देखा हो। कहते हुए उसे अपने करीब कर कानों के पास चूम लेता है। आज शिवांगी कानों में झुमके, हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ, आंखों में काजल और गोल्डन गुलाबी लहंगे में भला की खूबसूरत लग रही थी। अच्छांश उसके माथे को चूमते हुए, बहुत बहुत प्यार करता हूँ आपसे, अब आपसे दूर होकर जी नहीं पाऊंगा। शिवांगी उसके होठों पर अपनी हथेली रखते हुए आंखों से ना में इशारा करते हुए उसके सीने से लग जाती है। अच्छांश भी उस पर अपनी पकड़ कसते हुए कुछ देर खामोशी से अपनी मोहब्बत को महसूस करता है। तभी दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ आती है। शिवांगी बोली, आप तैयार हो जाइए, मैं देखती हूँ। अच्छांश अपने कपड़े बेड पर से उठाकर पहनने लगता है। शिवांगी दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर कोमल थी जो उन दोनों को बुलाए आई थी। शिवांगी बोली, बस 5 मिनट। कोमल नीचे चली जाती है। शिवांगी अच्छांश के साथ बाहर आती है। दोनों एक साथ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अस्मिता जी दोनों के कानों के पीछे काला टीका लगाती हैं। पंडित जी शिवांगी को बैठाकर गौरी पूजन कराते हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाता है। शिवाच्छ तो इतने सारे लोगों में खिलौना बना हुआ था। खाना खाने के बाद सभी कपड़े की शॉपिंग के लिए मार्केट निकल जाते हैं, लेकिन शिवांगी के लिए अच्छांश ने डिज़ाइनर बुला लिया था। डिजाइनर अपने बेस्ट कलेक्शन के साथ उनके घर आ गए थे। अच्छांश और अस्मिता जी शिवांगी के लिए एक बेहद खूबसूरत शादी का जोड़ा पसंद करते हैं। उसके बाद बाकी रस्मों के लिए भी कुछ लहंगे साड़ियाँ फाइनल कर लेते हैं। अस्मिता जी अनिका को भी अपने लिए कपड़े पसंद करने को कहती हैं। बाकी लड़कियों की प्रेगनेंसी अभी कम दिन की थी, इसलिए वो आराम से शॉपिंग पर चली गई थी, लेकिन अनिका नहीं जा पाई थी। कुणाल और उसकी मम्मी भी अनिका को डिजाइनर से ही सब कुछ ले लेने को कहा। इन सब के बाद अच्छांश के लिए भी शादी की शेरवानी और कुछ कपड़े सेलेक्ट किए गए। इसी सब में रात हो गई। अस्मिता जी ने ज्वेलर्स को भी बुला लिया था, जिससे उनके खानदान के गहने लिए जाते थे। ज्वेलर्स भी अपने बेस्ट डिज़ाइन को लेकर आया था। अच्छांश ने शिवांगी के लिए बेहद खूबसूरत एक रिंग पसंद की। उद्भव सिंह ने भी अपने तरफ से अच्छांश के लिए रिंग पसंद की। बाकी और ज़रूरी गहने अस्मिता जी ने पसंद कर लिए। अगले दिन हल्दी थी। सभी अगले दिन धूम मचाने की सारी तैयारी कर खाना खाकर अपने अपने कमरे में आ गए। इधर राघवेंद्र सिंह को आज भी अस्मिता जी से मिलने का मौका नहीं मिला। अच्छांश और शिवांगी भी उन लोगों से बेफिक्र अपनी दुनिया में व्यस्त थे। इधर सताक्षी फिर से अपने माँ बाप के सोने के बाद उस लड़के के कमरे में आ गई थी, लेकिन बीच में ही साक्षी की नींद खुल गई थी। बेचैनी की वजह से अच्छे से नींद नहीं आ रही थी। जब उसने देखा कि सताक्षी उनके पास नहीं है तो वो उठकर चारों तरफ ढूंढने लगी। वॉशरूम, बालकनी, हॉल। जब सताक्षी कहीं नहीं मिली तभी उनकी नज़र उस लड़के के कमरे की तरफ पड़ी। दरवाज़ा अंदर से बंद था। वो क्या करे क्या न करे यही सोचते हुए हाल में ही बैठ गई, लेकिन नज़रें उस दरवाजे की तरफ ही थी। इस वक्त ये हल्ला कर कोई और मुसीबत नहीं करना चाहती थी, क्योंकि दिन में सताक्षी ने जिस तरह से बात की थी इतना तो महसूस हो गया था कि सताक्षी अब उनके हाथ से निकल चुकी है। दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हुए आज खुद को उस गड्ढे में गिरी हुई महसूस कर रही थी। अंदर सताक्षी और राकेश अपनी दुनिया में मग्न थे। लगभग 2 बजे रात को सताक्षी जैसे ही कमरे से बाहर निकली, साक्षी को देख कुछ देर के लिए हड़बड़ा गई। साक्षी उसे गुस्से भरी नज़रों से घूर रही थी। सताक्षी जल्दी से खुद को नॉर्मल करते हुए, आप यहाँ क्या कर रही हैं? साक्षी बिना उसकी बातों को जवाब दिए अपने कमरे में आ जाती है। सताक्षी अपना सर झटकते हुए अब बेशर्मी से फिर उस लड़के के कमरे में चली जाती है। राकेश उसे देखते हुए, क्या हुआ, इतनी जल्दी आ गई? सताक्षी उसके पास आकर बेड पर लेटते हुए सारी बात बता देती है। राकेश थोड़ा घबराते हुए, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? अगर तुम्हारी माँ ने कुछ किया तो? अगर तुम्हारे पापा को बता दिया तो? सताक्षी बोली, तो क्या हुआ? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? हम दोनों आगे चलकर शादी तो करने ही वाले हैं।
वो लड़का मक्कारी से हंसते हुए, बिल्कुल बेबी। फिर मन ही मन, शादी और तुमसे, तुम्हारे जैसी कितनों को मैं रोज घुमाता हूँ, क्या मैं सबसे शादी ही करूँ? लेकिन जब तक फ्री में मजा करने को मिल रहा है तो बुरा ही क्या है? इधर साक्षी को अब और ज्यादा बेचैनी हो गई थी। अब पानी सर के ऊपर गुजर चुका था। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। देवेंद्र इन सब से दूर चैन की नींद सो रहा था। उसे तो इस बात का भनक भी नहीं था। साक्षी सुबह उठते ही देवेंद्र को सारी बात बताती है। देवेंद्र गुस्से से कमरे से बाहर निकलकर शताक्षी को बुलाने लगता है। शताक्षी और राकेश देवेंद्र के चिल्लाने की वजह से उठकर बाहर आते हैं। देवेंद्र गुस्से से साक्षी को एक थप्पड़ मारते हुए, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने कहा था कि ये तुम्हारा दोस्त है और अपने इसी दोस्त के साथ रंगरलियां मना रही हो। शताक्षी गुस्से से चिल्लाते हुए, ये मेरी लाइफ है, मैं जो चाहे करूं, आप होते कौन हैं मुझे रोकने वाले? देवेंद्र गुस्से से, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, ये भी भूल गई? शताक्षी हंसते हुए, माँ बाप हो तो माँ बाप की तरह रहो, मेरे लाइफ में इंटरफेयर मत करो। देवेंद्र शताक्षी की ऐसी बातें सुन हैरान हो गए थे। शताक्षी बोली, आप लोगों को मेरे साथ रहना है तो चुपचाप मुंह बंद करके रहो, नहीं तो आप लोग अपना सोच लो। साक्षी बोली, ये कैसी बातें कर रही है तू? देख बेटा, तेरी अभी इतनी उम्र नहीं है ये सब करने की। शताक्षी बोली, तो क्या आपकी उम्र है ये सब करने की? ये सुनते ही साक्षी गुस्से से शताक्षी पर हाथ उठाती हैं, लेकिन शताक्षी बीच में ही उनका हाथ पकड़ते हुए उन्हें धक्का दे देती है। शताक्षी चिल्लाते हुए, निकलो तुम दोनों यहाँ से, बहुत तमाशा कर लिया। सोचा था माँ बाप हो इसलिए ऐशो आराम की जिंदगी दूंगी, लेकिन तुम दोनों तो मेरे सर पर ही नाचने लगे। देवेंद्र और साक्षी शताक्षी का ये रूप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन दोनों ने अपनी ओर से उसे समझाने की सारी कोशिश की, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। अंत में देवेंद्र और साक्षी अपना अपना बैग लेकर उस घर से जाने लगे, लेकिन शताक्षी और राकेश ने दोनों के बैग से सारे पैसे और गहने छीन लिए। प्रॉपर्टी के पेपर भी अपने पास रख लिए। देवेंद्र और साक्षी आज अपनी लालच में सब कुछ हार गए थे। आज उनके पास कुछ नहीं बचा था। अब उन्हें अपनी गलती रियलाइज हो रही थी, लेकिन समय हाथ से निकल चुका था। वो दोनों थके कदमों से सड़क के किनारे बैठ गए। कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर सुरेंद्र और नीलम ने जब सुबह से ही साक्षी और देवेंद्र को नहीं देखा तो उन्होंने सर्वेंट क्वार्टर में पता करवाया। उन्हें लगा कहीं उनकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई, लेकिन वहां से पता चला कि वहां कोई भी नहीं है। इधर वॉचमैन को भी होश आ गया था। वो भी दौड़ते हुए अंदर जाकर सारी बात बताई। सुरेंद्र और नीलम जल्दी से जाकर उनके कमरे में चेक किया। अलमारी और तिजोरी खाली पड़ी हुई थी। ये देख दोनों का सर घूम गया। आनंद और नंदिनी भी तब तक आ गए थे। उन लोगों ने अच्छांश को खबर करने की सोची। सुरेंद्र ने अच्छांश को फ़ोन करके सारी बात बता दी। अच्छांश उन लोगों को किसी बात की चिंता ना करते हुए चुपचाप रहने को ही कहा। अच्छांश ने भी किसी को कुछ नहीं बताया। आज गौरी पूजन और सारी तैयारी में सभी लगे हुए थे। अच्छांश इस खुशी को ख़राब नहीं करना चाहता था। उसने केवल अपने बंगलों के सिक्योरिटी बढ़ा दी थी, बाकी उन लोगों को उनकी किस्मत के हवाले ही छोड़ दिया था। इधर साक्षी और देवेंद्र भूखे प्यासे भटकने के बाद शाम को साक्षी के मायके चले गए। वहां पर उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। देवेंद्र ने मन ही मन 2-4 दिन में कोई काम मिल जाने पर चुपचाप यहाँ से चले जाने का सोचा था। अच्छांश का कमरा। अच्छांश और शिवांगी एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे। अगले दिन हल्दी होने की वजह से और सारे भी गेस्ट आ जाते, जिसके वजह से कुछ कमरे लड़कों के लिए और कुछ कमरे लड़कियों के लिए बांट दिए गए थे। अस्मिता जी और कुणाल, अनिकेत की मां ने भी शादी तक हल्दी लगने के बाद शिवांगी और अच्छांश को अलग अलग कमरों में रहने के लिए कहा था। इसलिए आज रात अच्छांश और शिवांगी एक दूसरे को महसूस करना चाहते थे। अगले दिन अच्छांश के मामा मामी और उनके बेटा बहू भी आ गए थे। अस्मिता जी ने सभी लड़कियों को और शिवांगी के कमरों में ही आराम करने को कहा था। हल्दी दोपहर के बाद होनी थी। अस्मिता जी ने कच्ची हल्दी मंगवाकर खुद अपने हाथों से हल्दी तैयार की। हल्दी की सुगंध पूरे बंगलों में फैल रही थी। सारे लड़कों ने मिलकर पूरे बंगलों को डेकोरेट करवा दिया था।
नीचे हाल में ही पीले और वाइट फूलों के बीच हल्दी की रस्म की तैयारी की गई थी। अच्छांश पीले कुर्ते में जच रहा था। शिवाच्छ भी पीला कुर्ता पहने अच्छांश के साथ खेल रहा था। शिवांगी को भी पीले कलर के लहंगे में तैयार किया गया था। उद्भव सिंह और अस्मिता जी अपने बच्चों को देख आज बहुत खुश थे। पहले अच्छ को बैठाते हुए हल्दी की शुरुआत की गई। अस्मिता जी पहले तो पूरी हिचकिचा रही थी, क्योंकि उनकी भाभीियों ने उन्हें कहा था कि वो विधवा है। लेकिन अच्छांश ने पहले उनसे ही हल्दी लगाने की जिद ठान दी। अच्छांश बोला, माँ, अब शगुन का कारण वे लोग होते हैं जिनका दिल काला होता है, दिल में छल कपट भरा होता है। आप क्या मेरे बारे में ऐसा ही सोचती हैं? अस्मिता जी रोते हुए, मारूंगी एक थप्पड़, मेरी सारी उम्र और सारी खुशियाँ तुझे मिल जाए। अच्छांश बोला, तो बताइए, जिस दिल में केवल मेरे लिए खुशियाँ और भलाई छुपी हुई है, वो मेरे लिए अपशगुन कैसे बन सकता है? केवल पापा के ना होने की वजह से? लेकिन पापा तो यही हैं, आपके दिल में, हमारे दिलों में। आप मेरे लिए मेरे माँ और पापा दोनों हैं, और मेरी खुशियाँ आप दोनों के बिना अधूरी है। अस्मिता जी अच्छांश की बातें सुन उसके गले लग जोर जोर से रोने लगती हैं। अनिकेत, कुणाल, मधुर, नितिन, अनीस सभी मिलकर दोनों को संभालते हैं। अस्मिता जी मुस्कुराते हुए अच्छांश को हल्दी लगाती हैं, फिर उसके सर को चूमते हुए ढेरों आशीर्वाद देती हैं। शिवाच्छ अस्मिता जी का हाथ पकड़ते हुए, दादी, मुझे भी हल्दी लगानी है। अस्मिता जी दूसरे कटोरी में से हल्दी उसके माथे पर टीका लगाते हुए, जब पापा जितने बड़े हो जाओगे तो आपको भी ऐसे ही हल्दी लगेगी। अनिकेत बोला, आंटी, मैं तो अच्छांश जितना बड़ा हो गया हूँ, मुझे ये हल्दी कब लगेगी? अनिकेत की माँ उसके कान पकड़ती हुई, इसमें भी हम लोगों की गलती है। सभी जोर से हंसते हुए अनिकेत की टांग खिंचाई करने लगते हैं। अस्मिता जी अब शिवांगी को भी बुलाती हैं। अच्छांश के पास ही शिवांगी को भी बैठाया जाता है। अच्छांश तो शिवांगी को देखने में ही खो गया था। पीले लहंगे में बिल्कुल अप्सरा लग रही थी। उद्भव सिंह अच्छांश की जूठी हल्दी शिवांगी को लगाकर उसकी हल्दी की शुरुआत करते हैं। अब बारी बारी से सभी दोनों को हल्दी लगा रहे थे। अच्छांश की नज़र तो शिवांगी पर ही जा रही थी, जिसके लिए सारे दोस्त उसे छेड़ भी रहे थे। सभी बड़ों के हल्दी लगाने के बाद सारे दोस्त अच्छांश को पूरा हल्दी से नहला देते हैं। लेकिन लड़कियां प्रेग्नेंट होने की वजह से हल्दी से थोड़ा दूर ही थी, जिससे शिवांगी बच गई थी। अस्मिता जी दोनों को फ्रेश होने को कहती हैं। शिवांगी अपने कमरे में चली जाती है। अच्छांश अपने दोस्तों वाले कमरे में आ जाता है, लेकिन वहाँ से निकलकर अपने कमरे में आ जाता है। शिवांगी अपने कपड़े और तौलिया लेकर वॉशरूम में जा रही थी, तभी अच्छांश कमरे का दरवाज़ा लॉक करते हुए उसकी तरफ बढ़ जाता है। शिवांगी उसे देखकर, आप यहाँ? अच्छांश उसे लेकर वॉशरूम में आते हुए, मैंने तो आपको हल्दी लगाई ही नहीं। शिवांगी बोली, लेकिन सारी लड़कियां कभी भी यहाँ आ सकती हैं। अच्छांश बोला, तो आने दीजिए, लेकिन मैं तो आपको हल्दी लगा कर ही जाऊँगा। शिवांगी उसके गालों की हल्दी अपनी उंगलियों पर लेते हुए, लेकिन आप तो ऊपर से नीचे तक हल्दी से भरे हुए हैं, मैं कहाँ लगाऊंगी, कहते हुए उसे खींचकर शावर के पास खड़ी कर शावर ऑन कर देती है। अच्छांश बोला, बीबी, ये क्या किया आपने? शिवांगी हंसते हुए, मेरा रंग चढ़ने के लिए पहले आपको धो रही हूँ। अच्छांश उसे खींचकर अपने बाहों में कसते हुए, मुझ पर रंग तो आप ही का चढ़ा है, वो भी आज से नहीं, वर्षों से, और ये रंग कभी उतरेगा भी नहीं, कभी नहीं। शिवांगी अपनी एक हथेली उसके कंधे पर और दूसरा उसकी कमर में डालते हुए उसके सीने से लग जाती है। अच्छांश की पूरी हल्दी पानी में बहती हुई शिवांगी के ऊपर से गिरती हुई नीचे फर्श पर बह रही थी। अच्छांश शिवांगी का चेहरा अपने एक हाथ से ऊपर करते हुए शिवांगी की आंखों में देखता है, जो शावर के पानी की वजह से आंखें बंद हो गई थी। अच्छांश उसका चेहरा हल्का सा दीवारों की तरफ करते हुए उसके सर पर अपने होठ रख देता है। सच में आज इन 4 सालों में जितना तड़पे थे दोनों एक दूसरे के लिए, आज उतना ही सुकून था उन्हें एक दूसरे की बाहों में। दोनों बाथरूम से बाहर आते हैं। शिवांगी को याद आता है, वो बोली, माँ ने भी तो शादी तक हमें मिलने से मना किया था, अगर उनको पता चला तो डांट पड़ेगी। अच्छांश बोला, तो क्या हुआ, हम पति पत्नी हैं, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। वो मुस्कुराते हुए, आपसे मिलने के लिए थोड़ा सा डांट क्या, मैं तो माँ के हाथ से थप्पड़ भी खा सकता हूँ, कहते हुए उसे ड्रेसिंग टेबल के पास बैठा कर अपने हाथों से उसके बालों को सुखाने लगता है।
शिवांगी आईने से अच्छांश को देखते हुए मुस्कुराने लगती है। अच्छांश उसके कंधे पर अपना चिन टिकाते हुए, क्या देख रही हैं? शिवांगी बोली, कुछ नहीं, बहुत दिनों बाद आईने के सामने बैठने का मन कर रहा है क्योंकि इसमें मेरा वजूद पूरा लग रहा है आपके साथ। आपसे अलग होने के बाद मुझे याद भी नहीं कि मैंने कभी ठीक से आईना भी देखा हो। अच्छांश उसके गालों पर अपने होठ रखते हुए, क्यों? शिवांगी बोली, क्योंकि जब भी मैं आईने के सामने आती थी मुझ में आप नज़र आते थे। फिर कुछ दिनों बाद मुझे अपनी प्रेगनेंसी का पता चला और तब आप और ज़्यादा मेरे आसपास नज़र आने लगे। कभी कभी मन पागल सा हो जाता था, बहुत बेचैनी होती थी। अच्छांश बोला, जो भी हुआ काश मैं उसे ठीक कर पाता। मुझे भी इन बीते सालों में आपकी कमी बहुत खली है। ऊपर से शिवाच्छ के बारे में तो कुछ पता भी नहीं था। मैं खुद को इन सब के लिए कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मेरी थोड़ी सी लापरवाही की कीमत हम दोनों को बहुत भारी चुकानी पड़ी। शिवांगी बोली, अपनी एक हथेली अच्छांश के गालों पर रखते हुए, आपकी कोई गलती नहीं थी, इसलिए खुद को दोष देना बंद कीजिए। और अब सब ठीक है, आप मेरे साथ हैं, मेरे पास है, हमारी फैमिली खुश है, अब किसी बात से शिकायत नहीं। जो बीत चुका है वो भी हमारी मोहब्बत का हिस्सा है। हम हमेशा एक दूसरे के दिल में थे और हमेशा रहेंगे। कहते हैं कभी कभी मोहब्बत में तो कई जन्मों की दूरी भी सहनी पड़ती है, तो उस हिसाब से हम खुद किस्मत हैं कि हमारे हिस्से बस कुछ साल जुदाई के आए। अच्छांश उसे उठाकर बेड पर लाते हुए, आप सही कह रही हैं, जो बीता वो भी हमारी मोहब्बत का हिस्सा था और इसी में सबसे खूबसूरत हमारा शिवाच्छ का आना है। अब जल्दी से मेरी राजकुमारी भी दे दीजिए। शिवांगी बोली, आपकी राजकुमारी का तो पता नहीं, पर मुझे बहुत नींद आ रही है। अच्छांश बोला, थोड़ा आराम कीजिए, मैं खाना लेकर आता हूँ। शिवांगी बोली, अभी नहीं, मुझे बहुत सच में नींद आ रही है। अच्छांश बोला, सो लीजिएगा, लेकिन खाना खाने के बाद। कहते हुए वो उसके माथे को चूम दरवाजे की तरफ बढ़ता है। दरवाज़ा खोलते ही सारे दोस्त वहीं पर खड़े थे। अच्छांश को पहले से ही शक था, इसलिए वो नॉर्मल होते हुए, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अनिकेत हैरान होते हुए, तू यहाँ है तो वॉशरूम में कौन है? अच्छांश बोला, वॉशरूम में मैं ही तो था, मैं तो नहाकर कुछ देर पहले ही शिवांगी से मिलने आया था। लेकिन तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कुणाल बोला, झूठ मत बोल, तू पहले से ही भाभी के पास था। अच्छांश बोला, साले जब जानता है तो पूछ क्यों रहा है? कहते हुए उन लोगों को इग्नोर कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता है। सारे लड़के कुछ देर शॉक्ड होकर उसे जाते हुए देखते रह जाते हैं। मधुर बोला, मैंने तो पहले ही कहा था ये भाभी से दूर बिल्कुल नहीं रहेगा। अच्छांश अपनी माँ से बहुत रिक्वेस्ट कर शिवांगी के लिए खाना लेकर आता है। शिवांगी सच में थक गई थी, ऊपर से इतनी देर पानी में रहने के बाद अब बिस्तर की गर्माहट से वो जल्दी ही सो गई थी। अच्छांश ज़बरदस्ती उसे उठाकर बैठाता है, फिर अपने हाथों से सारा खाना खत्म करवाता है। शिवांगी आधी नींद में ही थी, लेकिन अच्छांश का इस तरह उसका केयर करना उसे अच्छा लग रहा था। अच्छांश उसे सुलाने के बाद बाहर आ जाता है। वो भी अपने कमरे में आकर आराम करने लगता है। सारे दोस्त कुछ देर बात करने के बाद बाहर काम में लग जाते हैं। इधर शताक्षी को उसका जासूस संध्या और शिवांगी के बारे में सारी खबर देता है। वो बताता है कि संध्या मुंबई के बाद से कहाँ गई किसी को कुछ पता नहीं, और उसकी फैमिली भी लगभग 15-20 दिन पहले कहीं गायब हो चुकी है क्योंकि उनका बिजनेस खत्म हो गया है। सारी ज़मीन प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है। वे लोग कुछ इनलीगल कामों में लिप्त पाए गए हैं, जिस वजह से कानून उन्हें ढूंढ रहा है। वो शिवांगी के बारे में बताता है कि वो उद्भव सिंह की बेटी है और देहरादून की नंबर 1 बिजनेस वूमेन। शताक्षी के दिमाग में अब प्लान बनने लगता है। क्या शताक्षी का प्लान अच्छांश और शिवांगी की खुशियों में ग्रहण लगा देगा? आगे क्या होगा कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।